बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम वीडियो का सिलसिला जारी रखेंगे जिसमें आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह के बारे में बताया जाएगा। तो आज की जो टैक्स रिटर्न है वो सैलरीड पर्सन जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, उनकी रिटर्न फाइल करने का तरीका और साथ उनके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जो रिटर्न में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि जो प्रॉफिट की रिटर्न मेंशन करनी है वो कैसे करनी है। तो मोस्टली जो ये प्रॉफिट वाले होते हैं ये ज़्यादातर सैलरीड पर्सन होते हैं। तो इन सैलरीड पर्सन को जो है साथ प्रॉफिट भी ऐड करना है, तो ये वाली रिटर्न उनके लिए है। तो पहले क्या था, पहले जो असातिज़ा थे, टीचर हज़रात थे, उनके लिए ख़ास तौर पे एग्जामेशन थी 25% वगैरह, जो टैक्स क्रेडिट्स वगैरह उनको एडजस्ट किया जाते थे। और दूसरा जब ये अभी ख़त्म कर दिया है तो अब ये हुआ है कि जो बाकी एम्प्लॉइज़ हैं और असातिज़ा की जो रिटर्न्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए दोनों एक साथ होंगी। तो मैं आपको आज इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, साथ एसेट्स किस तरीके से डिक्लेयर करने हैं। प्रोफाइल के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। जिनको अगर प्रोफाइल में इशू आ रहा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी वो प्रोफाइल को अपडेट करने का तरीका मौजूद है। और बिजनेस पर्सन जो है उनके लिए सेपरेट प्रोफाइल अपडेट करने का मैंने तरीका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर प्रोफाइल के प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप मेरी वो वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा, मैं लिंक भी उसमें दे दूंगा, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो अभी रिटर्न को शुरू करते हैं। रिटर्न सबसे पहले आप जाएंगे MIS के ऊपर। ये MIS जो सिस्टम है ये आपको बताता है कि आपके बेसिकली रिटर्न में क्या कुछ है। तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे और ईयर फ्रॉम टू जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि ये आपके सामने पॉपअप आ गया है 2026 का, और स्टिल इसमें लिखा हुआ आ रहा है सबमिशन इज़ नॉट येट बीन इनेबल्ड। तो इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं काफ़ी भाइयों के कि अभी तक ये इनेबल नहीं हुई, तो ये इनेबल कब होगी और हमें फिर पता कैसे चलेगा। तो इसमें आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको इनेबल करके आपको फौरी तौर पे नोटिफिकेशन के ज़रिए से बताया जाएगा कि अभी आपकी सबमिशन हो रही है, जैसे पहले आपको न्यूज़ दी जाती है इस चैनल के ऊपर। तो जो हमारे पास इतला आ रही है वो मंडे को जो है ये कल जो है मंडे को 20 को ये इनेबल हो जाएगी और आप अपनी रिटर्न सबमिट करवा सकेंगे। बैक एंड पे क्योंकि फॉर्म को काफ़ी दफ़ा इन्होंने चेंज किया है, काफ़ी दफ़ा जो है इसमें अपग्रेडेशन लाई गई है, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है और स्टिल जो है इशू FBR फेस कर रहा है, एरर्स भी आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हम यहाँ से भी रिटर्न को 2026 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं, और साथ ये है कि हम यहाँ से भी इसको फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो 2026 का जो फॉर्म आ गया है इसको हम यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे 3 किस्म की आ रही हैं, नॉर्मल आ रही है, रिटर्न इंडिपेंडेंट AOP और COY इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शनल ईयर्स, सिंपल रिटर्न SMS हैविंग टर्नओवर अप टू 250 मिलियन। तो हमने जाना है नॉर्मल के ऊपर, और नॉर्मल में हम अपना पूरा ईयर सेलेक्ट करेंगे 2026। यहाँ से मैंने ईयर को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने ईयर को सिलेक्ट किया तो अगर तो ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप प्रोफाइल वाले पेज पे ऊपर जाएंगे, और अनटिल अनलेस आप जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका ये इशू चलता रहेगा और ये इशू आपको रिजॉल्व करना होगा। तो आज की जो हमारी रिटर्न है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी से, तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी को क्लिक कर लेंगे, और साथ इसमें हम अगर किसी का रेंटल इनकम है तो वो भी करेंगे, लेकिन ये क्या ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि प्रॉफिट ऐड करने की जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे की जाती है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और ज़्यादातर सैलरीड पर्सन के क्वेश्चन थे, तो उनको फिर ये है कि इस वीडियो में हम कंप्लीट बता देंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट को ऐड करना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
इसके साथ आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे किसी का कोई बिजनेस हो तो वो भी सिलेक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पे मेरा फोकस इसमें इसी तक रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे कहता है हैव यू स्टे मोर देन 183 डेज इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो अगर आप येस करेंगे तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, और अगर नो करेंगे तो फिर ये है कि आप रेजिडेंट हो जाएंगे। तो हमारे केस में नो है तो नो कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जितनी भी नीचे समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे डिटेल में। अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका तो टैक्स डिडक्शन जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, चाहे वो किसी भी मद में हुआ है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डिटेल को, उसको आप अपने इसके साथ मैच भी कर सकते हैं। तो जो सैलरी का है, सैलरी का मैटर बड़ा सिंपल सा है कि आपकी ज़्यादा तो डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी, और या फिर ये है कि आपकी लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट में क्या होगा, उस सर्टिफिकेट में आपको पूरी सैलरी की डिटेल दी जाएगी। और सैलरी की डिटेल क्या होगी, सैलरी की डिटेल में आपके हर मंथ की सैलरी होगी, और इसमें आपने रिटर्न में करना क्या है कि आपने पूरे साल की जो सैलरीज हैं उनको मेंशन करना है। अब जहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हमें आए हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है कि अगर किसी बंदे की 2 जॉब्स हैं तो वो क्या करे, वो अलग अलग लिखे। अभी तक फॉर्म में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वो अलग अलग लिख सकता है, तो उसको एक ही जगह पे टोटल करके उसको लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉयर दोनों जो है उसको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और जो टोटल सैलरी है वो एक ही जगह पे उसको डिक्लेयर करना होगी। क्लियर हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने 3 to 4 मंथ जॉब की है तो उसको किस तरीके से वो मेंशन करेगा। तो उसने अपने टैक्स ईयर में देखना है कि अगर तो टैक्स ईयर में लेट्स सपोज किसी का टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई टू 30 जून तक। अब इसमें लेट्स सपोज किसी का प्रीवियस ईयर में 1 मंथ था और उससे नेक्स्ट ईयर में ओनली 2 मंथ थे, तो उसने 2 मंथ ही सिर्फ लिखने हैं, उसकी सैलरी जमा करके उसने ऐड करनी है, करके इधर मेंशन करनी है। अगर उसके 4 मंथ है तो 4 ही लिखेगा, 12 मंथ नहीं लिखेगा। उसके 12 मंथ अगर है ही नहीं तो फिर वो अब लेट्स सपोज किसी के 4 मंथ एक दफ़ा हुए हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो उसके आ गए हैं ब्रेक, और उसके बाद फिर 4 मंथ बाद में या 3 मंथ जो भी है तो उसके बनेंगे 7 मंथ। तो 7 मंथ की उसने सिंपल अपनी रेट जो सैलरी है उसको मेंशन करना है। तो यहाँ पे होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे स्टार्ट फाइलिंग करेंगे। नेट का इशू बेसिकली सिस्टम में भी है और यहाँ पे मेरे पास भी कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ से ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा, और जैसे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो इसको हम अपने जो मुताबिक वो पहले सेव कर लेंगे, क्योंकि सेव करना ज़रूरी है। जैसे अभी आपके सामने नेट का इशू आया है, तो अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका बैक एंड पे चला जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको बताना ज़रूरी है कि लेट्स सपोज आपका ये फॉर्म ओपन हो गया है और फॉर्म में आपकी कोई आप इसमें मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी किया हुआ है, तो वही मेंशन है। अगर हम अदर करते हैं, इसमें कुछ और ऐड करते हैं बिजनेस का, वो भी कर सकते हैं। रेंटल इनकम है वो भी कर सकते हैं। फॉरेन इनकम सोर्स है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप समरी चेक करना चाहें तो समरी अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ये वो समरी है जो कि आपको पिछली दफ़ा भी बताया कि आप MIS या मालूमात सेक्शन से ले सकते हैं। तो और एक तरफ तो ये आपके पास होगा और दूसरा ये है कि आपके पास अपने जो डिटेल होगी वो होगी। तो यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हमारी जो ये पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशंस जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे कोड आ रहे हैं। ये कोड हैं बेसिकली जिस सेक्शन के तहत एक्सप्लेन किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो बुक है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो उसमें बाकायदा सेक्शन दिए हुए हैं, तो इन सेक्शंस को इन्होंने कोड की शक्ल में आगे जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो टोटल इनकम आ जाएगी। सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, यहाँ पे ये ऑटो कैलकुलेशंस करेगा कुछ, और कुछ आपने अगर करनी हो तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशंस, सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन वो होती है जो कि आपकी सैलरी के ऊपर आपको छूट दी जाती है बाय लॉ कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आपकी यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। आगे आ जाता है सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम। तो ये
इसमें आपका कोई काम नहीं है, एफबीआर खुद कैलकुलेट करेगा। एक्शन जो है ये भी यहाँ पे आपके सामने खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 25,000 सैलरी, साथ ही हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयर का डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयर का एनटीएन होना चाहिए, या फिर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। सपोज आपके पास ना एनटीएन है ना आईडी कार्ड है, तो फिर आपको रिटर्न में आगे प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होने दे रही। तो आपके पास इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको मेंशन कर दें ऐड एम्प्लॉयर नेम, उसका जो नेम है, और यहाँ पे अगर एनटीएन नहीं मिल रहा तो ऊपर आप यहाँ पे कोई भी अपना जो है इसमें डाल दें, लाइक आप अपना भी इसमें कर सकते हैं आईडी कार्ड, ताकि ये है कि आपकी प्रोफाइल आगे बढ़े। यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ से सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद आप ऊपर से कैलकुलेट भी कर लेंगे। जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो मेडिकल जो है, मेडिकल में बेसिकली टोटल जो पे है उसमें मेडिकल आपका एग्जेम्प्टेड होता है। तो ठीक है, मेडिकल एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पे हम इसकी एग्जेम्पशन ले लेंगे, और वो आप 10% तक ले सकते हैं। तो 10% का यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा आपका रिटर्न के ऊपर, कि आपका रिटर्न जो है वो आपका यहाँ से जो टैक्सेबल इनका रिटर्न है वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, टैक्स जो है वो कम लगेगा। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो टैक्स फिर इस टोटल अमाउंट के ऊपर लग जाएगा, ये जो 25 लाख आ रही है। तो इसलिए ये मेडिकल अलाउंस जो है 10% आप यहाँ पे मेंशन लाजमी कीजिएगा। इसके बाद अदर अलाउंसेस हैं, अदर अलाउंसेस जो हैं आपको ड्यूरिंग द जॉब जो मिले हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, तो वो भी टैक्सेबल हैं, वो आप यहाँ पे अलग से मेंशन करना लाजमी है, क्योंकि उनको आप मेंशन करके यहाँ पे जो भी आपको टैक्स लगेगा वो ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा। 25,000, तो इसको हम ऊपर से साथ कैलकुलेट करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। सेव भी कर लिया, कैलकुलेट भी कर लिया। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एरियाज ऑफ सैलरीज जो है वो भी यहाँ पे आप, अगर आपको सैलरीज में एरियाज वगैरह दिए गए हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जेम्पशन कोई अगर दी गई है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पेंशन्स आ रही होती है, पेंशन्स जो है वो सेक्शन है 12(2)(f), तो आप उसको यहाँ पे पेंशन अगर आपको आ रही है तो आप पेंशन भी जो है वो पूरे साल की यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे मंथली नहीं करनी, पूरे साल की मेंशन करनी है। और पेंशन का आपने याद रखना है कि पेंशन जो है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर पेंशन आप एग्जेम्प्टेड नहीं लिखेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो आगे आपकी जो टैक्स स्लैब भी बढ़ जाएगी और आगे आपको टैक्सेबल इनकम कंसीडर होगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपको साल के दौरान आप क्लेम करते हैं और आपको बाद में मिलते हैं, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये भी जो पर्सनल है एक्सपेंडिचर आपके ये वाले, वो आपको टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे वो आप मेंशन कर लेंगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, इसमें कोई एग्जेम्पशन है तो वो आप एग्जेम्पशंस भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्रीरेक्विजिट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको ट्रांसपोर्टेशन मिली है तो उसमें उसको ये जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पे मेंशन करेगा। तो यहाँ पे ये भी क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, तो उसके मुताबिक ये टैक्सेबल अमाउंट उसमें कंसीडर होगी। आगे आ रहा है प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट विड्रॉ फ्रॉम द पेंशन फंडिंग एक्सीडिंग 50% ऑफ द अकामुलेट बैलेंस। ये क्या है, ये बेसिकली वो है सेक्शन जिसमें लाइक किसी को अर्ली रिटायरमेंट वगैरह मिल जाती है तो उसके दौरान उसको गोल्डन हैंडशेक जो दी जाती है तो वो इसमें आएगा। लाइक किसी की अगर अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है तो वो यहाँ पे जो गोल्डन हैंडशेक का
अमाउंट है वो मेंशन करेगा, क्योंकि ये भी टैक्सेबल है। कोई अगर इसमें एग्जाम्पशन है तो वो एग्जाम्पशन का भी आपको कॉलम दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पशन आप लिख सकते हैं। लाइक इसमें अगर 50,000 5 लाख एग्जाम्पशन है तो वो आप 5 लाख यहाँ पे एग्जाम्पशन मेंशन कर देंगे, ताकि ये है कि ये आपका टैक्स एक्सीड ना हो। क्योंकि कोई भी एग्जाम्पशन वहाँ पे अगर लिखी हुई है, मेंशन है, तो आपने लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि मेंशन नहीं करेंगे तो आपका टैक्स पड़ जाएगा। यहाँ तक आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है, तो आगे हम इसको सेव कर लेंगे और करेंगे नेक्स्ट। कोशिश करें नेक्स्ट इधर से ही करें, ताकि आप सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी रिटर्न को कंप्लीट कर लें। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होके आ जाएगी और आप इसमें अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक देख सकते हैं ये एग्जाम्पशन अमाउंट निकाल के 22,50,000 आ गई है। अगर आप एग्जाम्पशन अमाउंट नहीं निकालते, जो कि यहाँ पे है, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ये वाली, तो फिर आपकी ये बढ़ जानी थी। और इवन आप ये जो पेंशन अमाउंट है, पेंशन अमाउंट भी अगर यहाँ पे एग्जाम्पशन में नहीं डालते तो ये आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेबल इनकम आ जाती। आगे आ जाता है कि डायरेक्टरशिप फ़ी अंडर सेक्शन 1493। अगर कोई डायरेक्टर है, उसको डायरेक्टर की अलग से कोई फ़ी वगैरह मिल रही है, कोई उसको ड्यूरिंग द ईयर मिला है, तो वो लाजमी यहाँ पे मेंशन करे, ताकि ये है कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है इस फ़ी के ऊपर वो कैलकुलेट हो जाए। और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर उसको टैक्स डिडक्ट हुआ है, और इसके ऊपर अगर आपको टैक्स डिडक्ट जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके ऊपर लिखा होगा कि विदहेल्ड जो किया गया है टैक्स, वो कितना किया गया है, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे वो वाली अमाउंट आ गई, और इसके अलावा ये वाली जो डायरेक्टरशिप फ़ी वगैरह है, इसके ऊपर भी अगर विदहेल्ड किया गया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ये वाली अमाउंट भी यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एंड पे कैलकुलेशन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, वो कैलकुलेशन के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो वाला आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे जो पीछे सेक्शन दिया गया था, यहाँ इस फॉर्म में अब 2026 में अलग से भी दे गया है, और इसमें क्योंकि अलग से इसलिए दिया गया है कि सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक जो ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द ड्राइवर सैलरी, उसकी ड्राइवर सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो ये दिया गया है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और टैक्स अगर कोई डिडक्ट किया गया है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ये फर्जी कैलकुलेशंस हैं अभी तक, क्योंकि रिटर्न नहीं आया। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने पिछली भी 2-3 वीडियोस डाली थी और उसमें मैंने डाटा ओरिजिनल डाला था, और कुछ आईडी कार्ड्स वगैरह भी शो हो रहे थे, और ट्रांजैक्शंस का डाटा भी था। तो वो मेरी 2 दफ़ा वीडियोस जो है वो रिमूव की गई हैं यूट्यूब से, और उसमें ये बताया गया है कि वायलेशंस की वजह से आपकी ये वाली वीडियोस रिमूव की जाती हैं। तो यूट्यूब इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो आपको लर्निंग देना मकसद है, और इसका यही सलूशन है कि फ़र्ज़ी जो है वो सारी चीज़ें की जाएँ, ताकि ये है कि आपको इसकी समझ भी आ जाए और हमारी जो वीडियो है वो रिमूव होने से बच जाए। अच्छा, अंडर सेक्शन 149 पेंशन एक्सीडिंग RS 10 मिलियन, अगर 10 मिलियन से अबव है आपकी पेंशन तो वो फिर टैक्सेबल है। आपको पीछे याद होगा मैंने बताया था कि पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पे अंडर 10 मिलियन जो है इससे एक्सीड कर रही है तो फिर आपको टैक्स लगेगा। अगर कोई इसमें फॉल कर रहा है तो वो यहाँ पे आपकी जो अपनी अमाउंट है वो लिखेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि 10 मिलियन किसी की है अमाउंट, जिसको 1 करोड़ कहते हैं, तो वो 1 करोड़ के ऊपर उसको यहाँ पे ऑटो टैक्स वगैरह की अमाउंट आ जाएगी। ये मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ।
ये वो यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि सिस्टम जो है वो खुद ही इसको डिटेक्ट कर रहा है कि कोई बंदा जो ये रिटर्न कर रहा है उसकी रिटर्न जो है वो उसको कोई पेंशन नहीं मिली, तो इसलिए उसने एंट्री अलाउ ही नहीं की। क्योंकि अब ये वाली चीज़ें काफ़ी इस फॉर्म में आ गई हैं कि कोई एंट्री जो है इरेलीवेंट है तो उसको सिस्टम खुद डिटेक्ट करके कैंसिल कर देगा। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 12(6) withdraw from the pension funds exceeding 50% of the accumulative balance under section chargeable to the tax average rate। ये वही गोल्डन हैंडशेक वाला जो आपको पीछे बताया था, ये इसमें फॉल करता है कि अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर सेक्शन 12(6) जो है विड्रॉ किया फ्रॉम द पेंशन, तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स में वो अपनी एवरेज टैक्स रेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट जो है वो यहाँ पे दे देगा उसको। जो भी उसका एम्प्लॉयर है वो उसमें सारी डिटेल उसको देगा, तो उस सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। आगे आ जाए स्पेशल टैक्स रेट एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर सेक्शन 12(6), ये ऊपर वाला हो गया। सैलरी एरियज अंडर सेक्शन 12(7) चार्जेबल टू द टैक्स रेलिवेंट रेट। ठीक है, इसमें भी आगे दिया हुआ है रेलिवेंट टैक्स रेट, सैलरी एरियर्स वगैरह जो है ये भी आपको अगर एम्प्लॉयर से डिटेल मिलती है तो आप वो इस रेट के हवाले से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे आ जाते हैं रिसीव डिडक्शन के ऊपर। अब रिसीव डिडक्शन जो है इसमें आप यहाँ पे एक टैब देखेंगे, ये चेंज है इसमें 2026 रिटर्न में के टैब्स दिए हुए हैं, तो टैब्स में ये आ जाएगा। काफ़ी सारे दोस्तों का बहबूद के हवाले से भी है, तो बहबूद का जो बेनिफिट अकाउंट है, शौदा है, फैमिली बेनिफिट अकाउंट है, वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। रॉयल्टी है वो मेंशन किया जा सकता है। ग्राउंड रेंट है वो मेंशन किया जा सकता है। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ द लैंड बिल्डिंग हो सकता है। रेंट लीज बिल्डिंग फ्रॉम द प्लांट मशीनरी हो सकता है। फैमिली पेंशन एनुटी हो सकता है। ठीक है, लोन एडवांस डिपॉजिट गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश वो हो सकता है। अदर रिसिप्ट हो सकती है। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उनके हवाले से आप यहाँ पे मेंशन करके 1 बाई 1 लिख सकते हैं और इनको डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज बहबूद सर्टिफिकेट का है तो आप इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट आया तो ये खुद ही कैलकुलेशन जो इसके मुताबिक कर लेगा। ये आपके सामने हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया तो इनकम जो है ये भी साथ इसके ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंड रेंट। अब इसमें आगे आ जाता है सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। अब फाइनल टैक्स जो है इसका जितना भी वो बनेगा उसके मुताबिक आप लिखेंगे। फैमिली पेंशन है वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है या एग्जेम्प्टेड है वो यहाँ पे लिखेंगे। लाइक आप 1 लाख लिखते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको सपोज लिखते हैं यहाँ पे एग्जेम्प्टेड, तो फिर इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आगे फिर लोन एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदर रिसीव्ड्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनल टैक्स के लिए जो है रिजीम के लिए है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो तब आ जाएगा। आगे डिविडेंड इनकम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये प्लीज़ ऐड डिविडेंड रिसीव्स एज ए फाइनल इनकम टैक्स ऑन द टैक्स डिडक्शन पेज एंड एग्जेम्पशन आर सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम। ठीक है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन ऑन, ये भी जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं प्लीज़ ऐड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जैसे जैसे आपको जो जो डाटा है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। कोई और अदर डिडक्शन हुई है आपकी तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर्म को आप सेव कर लेंगे, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया एडजस्टेबल टैक्स। ठीक है, जैसे ही आप टैक्स इसके ऊपर जाएंगे तो एडजस्टेबल टैक्स आ जाएगा। ये हमारा बैंक प्रॉफिट और ये भी आ गया जो कि हमने स्टार्ट किया था जब लेक्चर, तो उसमें कहा था कि इसकी प्रॉफिट की कैसे एंट्री करनी है, तो वो यहाँ पे आ गया है, मेंशन कर दिया है आपको।
यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट के सेक्शन में ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं आपके जो विदहेल्ड किए गए हैं वो आप कर सकते हैं। लाइक इसमें 149 है, वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। 151 प्रॉफिट डेब्ट अंडर सेक्शन 151 फ्रॉम NSC प्योर डिपॉजिट। आप अगर कोई प्योर डिपॉजिट करते हैं उसके प्रॉफिट के ऊपर बैंक से अगर आपको अंडर सेक्शन 151 ए के तहत जो टैक्स कटा गया है तो उसको आप यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। आगे भी प्रॉफिट है बैंक से जो कि हमने मेंशन किया है, तो वो भी अंडर 151। अब जब देखेंगे बैंक स्टेटमेंट में ये क्लियर मेंशन होता है कि जो सेक्शन है उसके किस सेक्शन के तहत आपका प्रॉफिट डिडक्ट किया गया है, तो आप उससे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पूरी वो सारी चीज़ें सम अप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 1C फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 15%, ये अगर है आपका तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। 151D प्रॉफिट डेट वन फ्रॉम द अदर्स प्रॉफिट डेट ऑन द नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 152 जो भी है इसको साथ आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मज़ीद ये बताएगा, इसमें आपने देनी है डिटेल, और ये डिटेल होगी आपकी बैंक के हवाले से या जिसके थ्रू जिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये हो रही है, तो ये वो वाली डिटेल है, तो तब जाके ये एडजस्ट होगा क्योंकि अब डाटा वेरीफाई करेगा। ठीक है, अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सेक्शन है और ये साथ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट प्रॉफिट डेट टू ए नॉन रेजिडेंट कवर अंडर एड। ठीक है, यहाँ पे आपको वो डिटेल देना होगी, जैसे आप डिटेल देंगे साथ ही ये आपको अलाउ कर देगा और आप इसको अलाउ कर देंगे। फाइनल टैक्स है, फाइनल टैक्स में आगे सेक्शन दिए हुए हैं। फाइनल टैक्स में आपके ये सारे सेक्शन आए हुए हैं, तो हमारा जो है क्योंकि इसके मुतलका 149 है वो ऑलरेडी एडेड है, उसके तहत टैक्स एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगर इसमें मज़ीद कोई आपकी है तो वो आप कर सकते हैं फाइनल टैक्स में, मसलन प्रॉफिट वगैरह है, प्रॉफिट फ्रॉम दी बैंक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये जितने भी हैं इसमें से कोई भी आपका बनता है तो वो आप ऐड करेंगे और यहाँ से आप देंगे डिटेल्स और डिटेल करके आप इसको एडजस्ट करवा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेव कर लेंगे और साथ कैलकुलेट भी कर लेंगे। अभी टैक्स रिडक्शन ऑन द टैक्स चार्ज ऑन बहबूद सर्टिफिकेट पेंशनर्स बेनिफिट्स अकाउंट इन एक्सेस ऑफ अप्लीकेबल रेट। जो अप्लीकेबल रेट है ना वो उसके मुताबिक आपका जो टैक्स बनता है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे मैंने बहबूद सर्टिफिकेट में लिखना था 15 लाख और जो मुझसे लिखा गया था 1,50,00,000, तो इसलिए वो यहाँ पे आगे जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ रही थी, तो मैं भी परेशान हो गया कि इतना ज़्यादा क्यों हो गया है। तो टैक्स डिडक्शन जो है वो उसके मुताबिक फिर आगे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये आ गया, तो ये 15 लाख के मुताबिक जो टैक्स डिडक्शन वगैरह है वो इसके मुताबिक ये ऑटो होती है। अगर कोई डिडक्शंस वगैरह हैं तो वो साथ आप मज़ीद कोई ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके रेलिवेंट है। तो ये वाली जो बहबूद का सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक जो पेंशनर्स को बेनिफिट अकाउंट इन एक्सेसिव ऑफ अप्लीकेबल रेट जो है उसके मुताबिक जो टैक्स रिडक्टेड, ये यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ भी आ रहा है, तो वो भी आ रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट जो है जैसे चैरिटेबल डोनेशंस हैं वो आपकी हैं तो वो आप लिखेंगे। टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन द शेयर, आप किसी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी में पार्टनर हैं वहाँ से भी आपको अगर टैक्स ऑलरेडी कट चुका है तो वो क्रेडिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 100, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 100 है कोई उसमें सेक्शन में आपने दिया है तो वो आप ऐड कर सकते हैं और वो भी आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अच्छा,
आगे फिर आ जाता है सरेंडर ऑफ द टैक्स क्रेडिट ऑन द इन्वेस्टमेंट शेयर्स डिपॉजिट ऑफ बिफोर टाइम लिमिट। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट थी और उसको बिफोर टाइम लिमिट जो है आपने उसको जमा करवा दिया, तो उसमें आपको टैक्स क्रेडिट्स दिए जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर द चैरिटेबल डोनेशन वेयर डोनेशन इज मेड टू एसोसिएटेड अंडर सेक्शन 6(1). ये जो अंडर सेक्शन 6(1) है और 100 है, ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं SCCP के थ्रू, जो NGOs रजिस्टर होती हैं, या फिर कंपनी इसका रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है रजिस्टर करता है, तो उनको जो चैरिटी आप देते हैं तो ये वाले क्रेडिट्स आप उनसे ले सकते हैं। ऐसे कोई आम सी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दिया हुआ पैसा, जैसे रोड के ऊपर भी है, ये भी तो एक चैरिटी है, रोड के ऊपर दिया हुआ पैसा, ऐसे पैसे को ये क्रेडिट्स में नहीं किया जा सकता। टैक्स क्रेडिट कंट्रीब्यूट टू अप्रूव पेंशन फंड्स, टैक्स क्रेडिट टू इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग लोन को, तो वो भी है। टैक्स क्रेडिट ऑन POS मशीन अंडर सेक्शन, आपने जो ख़रीदारी की है POS के तहत, मशीन के तहत, तो उसमें फिर टैक्स क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं। टैक्स क्योंकि इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट के POS जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। टैक्स क्रेडिट ऑन सर्टेन पर्सन स्टार्टअप्स अंडर सेक्शन 6(5), टैक्स क्रेडिट टू सर्टेन पर्सन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ये फिर आगे बहुत सारे आ जाते हैं टैक्स क्रेडिट, ये आपके रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ से ऐड किया आपने, ये जैसे चैरिटेबल है, ठीक है, टैक्स क्रेडिट जितने भी आपके बनते हैं, लाइक आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो टैक्स क्रेडिट आपके कैलकुलेट हो जाएंगे साथ ही, ठीक है। सेक्शन ऐड कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन जो है वो आप कहाँ से पता करेंगे, जैसे आपको सैलरी सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे 149 सेक्शन है, 149 सेक्शन सैलरी के अगेंस्ट टैक्स करता है, उसका सर्टिफिकेट के ऊपर बाकायदा मेंशन होता है, वो आप देंगे। 151A प्रॉफिट ऑन डेट है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में मेंशन होगा। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, वो इंपोर्ट का जो है सेक्शन ये है। प्रॉफिट ऑन डेट 1 सेक्शन, ये पूरी जो स्टेटमेंट होती है ना, उसमें बाकायदा तौर पे 1B 1A ये सब सेक्शन दिए होते हैं। तो आपने जो सेक्शन के तहत पेमेंट्स डिडक्ट करवाई है वो आप मेंशन लाजमी करेंगे, क्योंकि आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर जो फाइनल टैक्स है, जो एडमिटेड टैक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर आपने रेंट दिया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अंडर सेक्शन 155 जो है टैक्स कटा है, तो वो भी लिखेंगे। और इसके बाद फिर मोटर व्हीकल्स जो है, इसकी अगर फ़ीस आपने पे की है तो उसकी वैल्यू और सारी ये जो है एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है अगर यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि FBR के पास सारा डाटा नहीं होता, तो आपने FBR के डाटे के ऊपर रिलाई नहीं करना। आपने अपने एंड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो लाजमी कलेक्ट करनी है और उनको यहाँ पे एडजस्ट करना है। लाइक जैसे जो रिटेलर से आपने कोई परचेज़ किया है तो 236H का इसका चलान करता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो 236K का है। तो ये वाली चीज़ें आपने यहाँ पे एडजस्ट करनी है खुद, अगर नहीं आ रही तो, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट बिल्स वगैरह हैं, जैसे आप इंटरनेट का कोई बिल दिया है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं, इंटरनेट बिल के अलावा जो चीज़ें हैं ऐड करने वाली, वो ऐड करके आपको अभी इसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ये जो क्रेडिट्स वगैरह आ रहे हैं ये ऑलरेडी FBR के पास थे, तो इसलिए ये आ रहे हैं। अच्छा, इसका इंटरनेट का बिल आ गया, यहाँ पे फ़ोन यूनिट आ गया, ठीक है, अंडर सेक्शन 236 1C। प्रीपेड टेलीफोन जो है 236 1B। सेल फ़ोन जो है ये आ गया, टेलीफोन आ गया, प्राइवेट व्हीकल्स आ गई, ये सब ऐड करेंगे। और इनके ऐड करने के बाद ये आपको मज़ीद एक टैब दिया जाएगा, यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर देंगे। लाइक मैं अपना नंबर यहाँ पे दूंगा तो उसको लिखूँगा, ऐड करूँगा। मैं फ़र्ज़ी तौर पे नंबर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल जो चीज़ें दें तो फिर FBR आपकी वीडियो को रिमूव कर देता है YouTube। तो जितनी अमाउंट बनी है आप वो लिखेंगे, ऊपर जितना टैक्स कटा है
वो आप लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ से ऊपर आप सेव कर लेंगे। सेम लाइक दैट आप सेल फोन जो है बिल वो भी यहाँ पे नंबर देंगे, यहाँ पे पूरा कंटेंट डिटेल देंगे और ऐड कर देंगे। और सेम अदर प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स वगैरह जो है वो भी ऐसे ही देंगे। और इंटरनेट बिल जो है वो लाइक जैसे नया टेल है तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर XYZ जो भी है दे देंगे और साथ उसको लिख देंगे जो उसके फाइबर है या जो भी उसका कनेक्शन की डिटेल है वो लिख देंगे यहाँ पे और ऐड कर देंगे। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप उसके बाद इनेबल हो जाएंगे। आप इसमें पूरी डिटेल्स लिख सकते हैं, लाइक आपका पूरे साल का जो बिल है वो 60,000 आया है और अगर आप यहाँ पे उसका सपोज बिल का जो टैक्स कटा है वो आप लिख देते हैं 10,000, तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और एंड पे आपकी एंट्री आ जाएगी सेव। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो एंट्रीज लिखी हैं उसके मुताबिक ये इंटरनेट का बिल आ गया, टेलीफोन आ गए और जो जो डिटेल्स थी वो हमने ऐड कर दी। फाइनल जो टैक्स है 15,000, अगर कोई वो उसकी एंट्री रहती है तो आप यहाँ पे सेक्शन को ऐड कर देंगे, कोई भी जो है डिविडेंड है या कुछ भी है तो वो ऐड करने के बाद यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे इसका आ जाता है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स रजीम में जो भी अगर आप है लाइक आपने इंपोर्ट की या कोई भी चीज़ आपने ली, मिनिमम टैक्स में आप यहाँ पे कोई भी है तो उसको ऐड कर लेंगे सेक्शन के तहत। लाइक यहाँ पे इंपोर्ट से स्टार्ट होता है और आगे फिर पेमेंट फॉर गुड्स फॉर पी नॉन रेजिडेंट आगे मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जो भी आपकी रेलिवेंट है। पेमेंट फॉर गुड्स, अगर कोई आपने गुड्स मंगवाई हैं और उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है अंडर सेक्शन 153 1A 0.5 वहाँ पे रेट दिया होगा जो आपको रिसीव्ड दी जाएगी, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो टैक्स बढ़ के आ जाता है उसकी वजह यह है कि हमारे पास काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं जो आगे हमने ऑलरेडी दिए होते हैं लेकिन हम एडजस्ट नहीं करते। सो एडजस्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपकी स्लैब बढ़ जाएगी जो आप खुद से करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं टैक्स कंसल्टेंट से करवाएं, किसी लायर से करवाएं, ताकि यह कि आपको वो टैक्स में रिलीफ दिलवाए और आप जो खुद टैक्स जो है ज़्यादा बनाएंगे उससे वो आपको बचत करवाएगा। और उसकी फ़ीस तो होगी लेकिन यह कि वो आपको जितनी बचत करवा के देगा वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसको एडजस्ट करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी इस तरह की पेमेंट्स वगैरह जो है, एक्सपोर्ट प्रोसीड है, कंट्रैक्ट पेमेंट टू इंटरेक्ट एक्सपोर्टर है, ये जैसे इंटरेक्ट इंपोर्टर्स वगैरह जैसे alibaba.com या इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह से कोई इंपोर्ट किया है तो उस पर आपने टैक्सेस दिए हैं, कोई कमीशन वगैरह है वो दिया है आपने, कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड करके आप उसको टैक्स रिलीफ ले सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाएगी कंप्यूटेशंस, ठीक है। इसमें आपकी टोटल डिटेल्स आ जाएंगी। ये आपकी सैलरी है यहाँ पे टोटल, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्टेड जो है, जितनी भी आपकी पीछे अमाउंट थी वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड जो है यहाँ पे आ जाएंगी। और इनकम लॉस फ्राम दी अदर सोर्सेज, ठीक है। इसमें भी जो अदर सोर्सेज इनकम थी, पेंशन्स वगैरह, तो वो भी यहाँ पे आ रही हैं। इसमें जो एग्जेम्पशन थी वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। टोटल इनकम जो है ये इनको मिला के वो आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी टोटल जो नॉर्मल टैक्स है जितना बनता है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टैक्स रिडक्शंस वगैरह हैं जो टैक्स ऑलरेडी आप दे चुके हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं जो आपने क्लेम किए क्रेडिट्स, और टैक्स चार्जेबल जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसके ऐड होने से जो है वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको ये शो हो रही हैं। तो अब जो विद होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, कितना विद हेल्ड हो रहा है, टोटल जो आपका टैक्स बना है, जो अभी एडमिटेड टैक्स है वो ये है। और ये बकाया जो टैक्स है आप प्रीपेड PSID करेंगे, ये पे करेंगे तो तब जाके ये आपका इसमें फाइनल होगा। तो ये इस तरीके से होगा। अब करते हैं नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट में हम जैसे ही गए तो हमारे पास ना वेल्थ का ये पोर्शन ओपन हो जाएगा। अब वेल्थ में तकरीबन सारी चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं, वो जो पहले आपके प्रीवियस ईयर्स में थी। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपका जो रिकनसाइल है पोर्शन, इसमें आपकी ये वाली पेमेंट जो आपने पीछे कैलकुलेशंस की हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ द सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वो यहाँ पे आ गई है। तो जैसे ही वो आ गई है तो आपको वहाँ से अब देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पोस्ट हो गया, आपने सेव करना है। और बाकी जो आपकी एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द ईयर वो आपने देने हैं। इनकम एट्रीब्यूटेबल रिसीप्ट ETC डिक्लेयर रिटर्न फ्रॉम द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स, अगर कोई फाइनल फिक्स टैक्स के मुताबिक इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और एडजस्टमेंट है तो वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट डिफरेंट किस्म की होती है। और फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह हैं तो वो फॉरेन रेमिटेंसेस यहाँ पे सेंडर का नेम होगा, उसका रिलेशनशिप विद द सेंडर होगा, फिर कंट्री होगा, वो आप दे के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। आगे फिर आ जाता है इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से कोई मिली है तो यहाँ पे आप CNIC देंगे, नाइकॉब या कोई भी चीज़ जो है, फॉरेन अगर पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पे उस बंदे का जिससे आपको इनहेरिटेंस मिली है। एसेट टाइप है, एसेट टाइप इमूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, इक्विपमेंट है, अदर एसेट है, वो यहाँ पे देंगे। और फिर नेक्स्ट जो है अमाउंट लिख के सेव करेंगे तो वो आपकी इनहेरिटेंस में आ जाएगी। अगर आपने गिफ्ट लिया है किसी से तो गिफ्ट की यहाँ पे दो काइंड्स आपको नज़र आएंगी, एक ये आपका CNIC पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, नेम होगा, एसेट टाइप जो है वो आ जाएगा, और इसके अलावा फिर आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन और साथ ही अमाउंट। ये इस तरीके से हो जाएगा। गिफ्ट कंट्रीब्यूशन इन दी एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, अगर यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर ने आपके जो एक्सपेंसेस हैं, सपोज आपका फैमिली मेम्बर्स जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा होता है कि 5 लाख रुपीज़ जो है किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, या 2-3 लोग कंट्रीब्यूट किया है तो 10 लाख रुपीज़ या जो भी है अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे तो वो फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस शो हो जाएगी और आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगी खुद से ही। अच्छा, सेव कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस। अब सपोज आपके ईयरली जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पता है कि कौन कौन से हुए हैं और कितने हुए हैं, तो आप लाजमी उनको अलग अलग से मेंशन करें, क्योंकि जब भी आप रिटर्न ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने ये प्रैक्टिस में देखा है कि तकरीबन 90% लोग यही करते हैं और कंसल्टेंट भी यही करते हैं, क्योंकि उनके पास बर्डन ज़्यादा होता है और फिर बर्डन ज़्यादा होने की वजह से ना वो ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते। तो कोशिश करें अलग अलग लिखने, वो लम्प सम लिखने से ये होता है कि आप उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर पाते और फिर आपको FBR में जब नोटिस आए तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको जो पता है, जितना पता है वो लाजमी लिखें। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन आपको अपने बच्चों का पता होगा कि मैं साल के दौरान कितना ख़र्चा हुआ है, तो वो एजुकेशन अलग से लिखें, ठीक है, एक्सपेंसेस में। और इसके अलावा फिर आगे आ जाता है जो भी आपके हेड्स हैं वो आप लाजमी ऐड करके अलग रखें। फंक्शन गैदरिंग है ड्यूरिंग द ईयर, अगर 2-3 फंक्शन आ गए फैमिली के वो आप लिखें, ठीक है। आपने कोई डोनेशंस वगैरह किए हैं, ज़कात वगैरह दी है, वो लिखें। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, ये आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये अदर्स जो है ये इसमें लमसम अमाउंट आ जाती है। अगर कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, लोकल ट्रैवल किया है, रेंट दिया है, और वेडिंग इवेंट्स, ये पहली दफ़ा है, पहले नहीं होता था, वेडिंग इवेंट्स वगैरह को उन्होंने अलग कर दिया है। अदर जो फंक्शंस हैं, पहले फंक्शंस और ये एक साथ थे, अभी वेडिंग इवेंट्स को अलग कर दिया है। अदर इवेंट्स जो फंक्शन है उनको अलग कर दिया है। तो रेट टैक्सेस चार्ज जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये पहले भी हुआ करते थे। व्हीकल मेंटेनेंस है, ये भी हुआ करती थी। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, ये आपने हेड्स तकरीबन कोशिश करना है अलग अलग लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे टेलीफोन का है, टेलीफोन, मोबाइल, ये वो सारी चीज़ें जो है ना अक्सर आपने पीछे एडजस्ट की होती हैं, और करते ज़्यादातर लोग गलती ये है कि यहाँ पे अलग होता है और एडजस्टेबल में वहाँ पे पीछे उन्होंने जो टैक्स क्लेम किया होता है वो अलग किया होता है। तो वो ऑडिट ऑब्जेक्शन आ सकता है, वो इसलिए आ सकता है क्योंकि आपने जो पीछे क्लेम किया है उसकी अलग अमाउंट लिखी है, आगे जो आप बैलेंस शीट में
यहाँ पे रिकंसाइल कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ये इनमें फ़र्क क्यों है, और ये जस्टिफाई फिर नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल है। बस ये एक ही हल है कि क्रेडिटर मिस्टेक है, तो इसके ज़रिए से आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसको जस्टिफाई करना है ये बिट डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन के लाइक लिख लेते हैं कि 6,50,000 कैलकुलेट कर लेंगे। फंक्शन गैदरिंग है वो लिख लेंगे 50,000, और यहाँ पे डोनेशन ज़कात वगैरह है वो लिख लेते हैं 30,000, और एंड पे आपका आ जाएगा। बेशक इनमें से कुछ चीज़ें आप नहीं भी लिखना चाहते तो यहाँ पे ये आपको अलाउ कर देगा। रेंट है, रेंट आपका ड्यूरिंग द ईयर अगर 7 लाख रुपीज़ है तो वो आप लिखेंगे, यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा। अदर फंक्शन गैदरिंग है, वेडिंग इवेंट्स है, वेडिंग इवेंट्स के ऊपर आपका 1.5 लाख रुपए लग गया है, वो आप मेंशन कर देंगे। मेंटेनेंस वगैरह है गाड़ी की, वो आप लिख देंगे। आपके पास अक्सर रिसिप्ट्स पड़ी होती हैं, उनको देख के लमसम एक अमाउंट लिख दीजिएगा, बट हेड्स अलग अलग करके लिखने हैं। एक साथ जो लिखने वाला प्रैक्टिस है ना वो ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपके पास, एक बिल को आप पकड़ेंगे एंड वाले को, आपको सारी डिटेल्स पीछे वालों की मिल जाएगी, उनको कैलकुलेट करके आप वो लिख लें। इसके अलावा फिर आगे वाटर है, वाटर का बिल भी ऐसे ही होता है सालाना, हर किसी को पता होता है 20,000 या जितना भी है, वो एक क्लियर अमाउंट होती है, वो लिख लें। गैस का भी है ऐसे, एक बिल जो एंड वाला है उसके ऊपर सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, तो आप वो लिख लें। और टेलीफोन का जो है वो गलती नहीं करनी, जो पीछे एडजस्ट किया है, जो टेक्स्ट एडजस्टेबल किया है, वही वाली अमाउंट आपने लिखनी है कैलकुलेट करके, वो चाहे 2-4 नंबर हैं जितने भी हैं, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास ये माइनस में आ रहा है, इसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जाते हैं, मैं रिकंसाइल के ऊपर पहले आ गया हूँ, तो हम जाते हैं पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर। अब पर्सनल एसेट में प्रीवियस जो है वो भी आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो जो ये सारे एसेट्स निकाल के फिर भी जो कैश इन हैंड और ये चीज़ें हमारे पास, ज़ाहिर बात है 2 चीज़ें हैं। अगर हमारे पास ये अमाउंट बच रही है अराउंड, आप कह सकते हैं कि 61,77,780 रुपीज़, तो इसको हमारे पास ये 2-3 शक्लों में होगी। या तो हमने कोई एसेट लिया होगा इस अमाउंट का, वो हमने चेक करना है। एसेट लिया है तो यहाँ पे आपने एसेट्स को डिक्लेयर करना है बाकायदा तौर पे कि कौन सा एसेट है, या इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में है, बैंक्स में रखे हैं, एसेट में एडवांस पेमेंट वगैरह है किसी से लेनी है, या बैंक अकाउंट है, जो भी है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे और वो आपने मेंशन कर देना है। आगे फिर आपको डिटेल देना होगी। डिटेल यहाँ पे आप जिसमें किया है अक्सर ये रिजेक्ट हो जाता है, बट आप अगर इसमें इस हेड में बैंक्स वगैरह के जो बैलेंस है लिखेंगे तो ये रिजेक्ट नहीं होता। बैंक क्योंकि वो अकाउंट को सिंक करता है, तो सिंक ना हो तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो कैश इन हैंड है तो वो आपके पास है। अच्छा, आगे फिर अगर ये अमाउंट कुछ लोग जो बची है तो इसको मे बी उन्होंने यूज़ किया हो एसेट्स ख़रीदने में, तो एसेट अगर ख़रीदा है, मोटर व्हीकल ख़रीदी है, तो वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, या एनी अदर एसेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब वो जितने की आपने ख़रीदी है तो वो यहाँ पे आप देंगे डिटेल्स। डिटेल में आप जाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा मोटर व्हीकल में, यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, किस मॉडल में बनी है, और क्या मेक किसकी है। मेक मतलब जैसे सिटी, टोयोटा, होंडा, ये जितने भी ब्रांड्स हैं वो, और ऐड करके फिर आप अमाउंट लिख देंगे। आगे फिर इन सेम सिनेरियो अदर एनी अदर एसेट्स है, जो लाइक आपने कोई और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह या कोई चीज़ ली है तो उसकी डिस्क्रिप्शन दे के आप यहाँ से ऐड करके उसको लिख सकते हैं। लाइक मैं जैसे लिखता हूँ कि प्रीशियस स्टोन्स, वो मैंने ख़रीद लिए। ये स्टोन्स किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं, बस आप ये लिखेंगे कोई भी आपका जो आइटम है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अमाउंट के साथ। ये सेल फोन है,
या यहाँ पे आप लाइक आपने 5 लाख रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे आप 5 लाख की अमाउंट डाल देंगे और सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे जी इसमें आपकी जो पर्सनल आइटम्स हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब ये फ़र्ज़ किया आपकी अमाउंट पर्सनल आइटम्स की, जैसे मोबाइल भी है या कुछ और चीज़ें आपने ली हैं, तो इनकी वर्थ आपकी बढ़ गई है, तो आप इसमें जैसे 2 लाख था तो इसको 5 लाख कर देते हैं, तो 5 लाख इसको ऐड कर देते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो प्लॉट और सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ये सेक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है, इसमें काफ़ी डिटेल्स मांगी हैं, तो एक आपके सामने करके मैं आपको दे देता हूँ कि ताकि ये कि आपको आइडिया हो जाए। लाइक इसमें डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कमर्शियल आ रही है, इंडस्ट्रियल आ रही है, रेजिडेंशियल आ रही है। इसमें हम लिख लेते हैं लाइक एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी टाइप क्या है, ये आप फार्म हाउस है, फ्लैट है, ओपन फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी है, फ्लैट लिख लेते हैं। जिस डेट को आपको मिला था वो एक्विजिशन डेट लिख लेंगे, और साथ ही जो है उसमें मेंशन कर देंगे डेट, और लैंड यूनिट जो है ये कितना है, स्क्वायर यार्ड है क्या है, तो आप स्क्वायर यार्ड है तो स्क्वायर यार्ड लिखेंगे, मरला है तो मरला लिखेंगे, ये सारी डिटेल आपकी दी हुई। कनाल है तो कनाल लिखेंगे, लाइक हम लिख लेते हैं 10 मरला है। और कॉस्ट वैल्यू जो है जिस कॉस्ट के ऊपर लिया है आपने, लाइक मैं इसको लिख लेता हूँ 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ लिखा है, और किस प्रोविंस में है तो मैं लिख लेता हूँ पंजाब में, या फिर यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है, अगर आप कैपिटल में है तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, फाटा बलूचिस्तान पंजाब, डिस्ट्रिक्ट फाटा AGK बलूचिस्तान, ICT, ये ICT इस्लामाबाद है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप लिख सकते हैं, मैं इसमें ICT लिखूँगा। यहाँ पे आपने ICT मेंशन कर दिया, यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया, और यहाँ पे आ गया सिटी अर्बन है, रूरल है, इस्लामाबाद 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट है, अर्बन और रूरल। तो आप अगर कोई भी नहीं जानते तो फिर ये इस्लामाबाद करेंगे, अदरवाइज़ जो भी है इसमें XYZ जो भी आपका प्लॉट नंबर है वो लिखेंगे आप, और सेक्टर मोहल्ला जो है वो भी आप लिखेंगे, FBC जो भी है ये सेव कर देंगे, और साथ ही जो है प्रॉपर्टी आपकी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप जाएंगे, 1 मिनट, सेव हो रहा है, साथ कैलकुलेट भी हो गया है, तो अब आप जाएंगे रिकनसाइल अमाउंट के ऊपर। अब जो रिकनसाइल अमाउंट है वो आपकी बाकी सारी जो है वो प्लाट में चली गई है, और रिमेनिंग जो अमाउंट है आपकी वो आ रही है 3,77,780 रुपीज़। तो ये 3,77,80 रुपीज़ अगर तो आपने बैंक में जमा करवाए हैं तो आप बैंक में दे देंगे, बैंक के पोर्शन में कैश की शक्ल में पड़े हैं तो कैश की शक्ल में रख लेंगे, जो एक्सपेंसेस हो गए हैं तो वो आप एक्सपेंसेस कर लेंगे। तो हम अपने पास जो है इसका कैश का कर लेते हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट IBN के साथ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी है तो फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट के ज़रिए से अकाउंट टाइटल IBN अकाउंट टाइटल बैंक नेम वो करके आप ऐड करेंगे। सपोज़ मैं इसमें कोई भी फर्जी IBN देता हूँ, ये इसमें क्या मुझे ऐड करने देता है, अकाउंट टाइटल में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, बैंक नेम जो है वो यहाँ पे मैं वो भी दे देता हूँ, बिल्कुल ये मुझे ऐड करने दे रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी फर्जी हैं, ठीक है। और इन सबको ऐड करने के बाद जो पूरी अमाउंट है जो मैं बैंक में कंसीडर कर चुका हूँ तो ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट के बाद फिर जो है ये सेव कर लेगा, और सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी रिकनसाइल नेट एसेट में 0। अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। तो अब हम जाके चेक कर लेते हैं कि क्या 0 हुआ है, तो ये यहाँ पे अनरिकनसाइल अमाउंट 0 हो गई है, तो दैट मीन कि आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सारी रिटर्न फाइल करनी है, सैलरी पर्सन की प्लस प्रॉफिट जो है जिसको आ रहा है बैंक से उसका,
तो ये दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी एक साथ कंप्लीट कर दी हैं। साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी वेल्थ स्टेटमेंट भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। मैं कोशिश करता हूँ और मेरी टीम के जल्द से जल्द आपको कमेंट्स में रिप्लाई दिया जाए, ताकि आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। कोशिश किया करें, कमेंट्स में किया करें, व्हाट्सएप करने की बजाय जो है कमेंट्स बेहतर है। तो इसके अलावा अगर आप कोई नई वीडियो समझना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो तब